अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। आज सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की तबाहकारियों पर, जिन्होंने कहना है कि पूरे मुल्क में जो है एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है। अगर हम कुछ अरसे पहले की बात करें तो गिलगित के ज़िला गज़र के मुकाम पर शाहराह थक बाबूसर का पर क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब आया। रेले में सियाहों की 8 गाड़ियां बह गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जो हैं अफराद वो जाँ बहक हो गए और जिनकी लाशें जो हैं बरामद हुई हैं, जबकि 15 से ज़ायद अफराद जो हैं अभी तक लापता हैं। और आप लोगों को बार बार खबरदार किया जा रहा है, ये सिर्फ आम बारिश नहीं है, आम बादल नहीं है, बल्कि क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। और जी हाँ, इस रवा मानसून सीजन में मौसम बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात कुछ ज़्यादा ही सुनने में आ रहे हैं। लेकिन ये मानसून मुख्तलिफ कैसे है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, आज हम तफसीलन इसके पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ थोड़ी सी अगर मैं आपको और डिटेल में बात करूं तो जहां जहां जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्क भर में 804 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और NDMA के मुताबिक बारिशें अब तक जो है 223 अफराद को निगल गई हैं और 500 कहते हैं कि 99 से ज़ायद अफराद जो है ज़ख्मी हो गए हैं। और इसके साथ साथ और भी अगर मज़ीद डिटेल्स लें तो ऐसे इलाके जो हैं, पासमानदा इलाके जो हैं, गाँव गलियात में अभी भी मुख्तलिफ वाक़यात की जो डिटेल्स हैं, जो रिपोर्ट्स हो रही वो हो रही हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद बारिशों में अभी भी अवाम फंसे हुए हैं, अभी भी बहुत बारिशों का इम्कान है, लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात हैं, अर्बन फ्लडिंग हो रही है, क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन हो रही है। इसके साथ साथ ये ऐसी शाहराएँ जो कि 2 डिफरेंट पहाड़ी इलाकों में, वो शाहराह की तरफ रुख मत लें, क्योंकि अगर कोई लैंड स्लाइडिंग होती है तो आप लोग बिल्कुल वहाँ महसूर हो सकते हैं, वहाँ मदद नहीं मिल सकती। रेस्क्यू 1122 की जो सर्विस है बिल्कुल वहाँ दस्तियाब है, मगर वहाँ रसाई करना, मशीनरी पहुँचाना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि इदारों ने एक अलर्ट भी जारी किया है, इदारों की तरफ से, NDMA की तरफ से 1700 का जो नंबर है वो तमाम जगह पे दस्तियाब है। अपनी ऐप्स के जरिए आप देख सकते हैं कौन से रूट लेने हैं, कौन से रूट नहीं लेने। इसके साथ आज हम आपको ये बताएंगे कि क्लाउड बर्स्टिंग और एसिड रेन में क्या फ़र्क है। पहले पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्टिंग सिचुएशन नहीं हुआ करती थी, मगर कहते ना कि ग्लोबल वार्मिंग से, माहौलियाती तब्दीली से और एनवायरमेंटल इकोलॉजी से ये तब्दीलियाँ पेश आई हैं। तो आज इस टोटल हम वाक़े पे भी नज़रसानी करेंगे, इस हालात में भी आपको बताएंगे कि आपने अपने आप को कैसे महफूज मकामात पर लेके जाना है, अपने ख़ासतौर पे बच्चों का ख्याल कैसे रखना है। और आज हमारे साथ मौजूद है इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर शफीक अहमद कंबो साहब, जिनको मैं आज वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सिचुएशन बहुत अनसर्टन है, आपने देखा है मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं। पहले मानसून के अंदर एक कहते हैं ना खुशी की लहर होती थी कि मानसून आ गया तो हम इंजॉय करते थे, मगर ये तो हमारे लिए ज़हमत बन गई है। जी हिना, इस तरह से है कि हमें एक ये न्यू नॉर्मल है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा कि अब हम दुनिया, ये जो स्यारा है ये एक नए दौर में दाखिल हो गया है। जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ जो वाक़यात हैं ये उस दौर में दाखिल हो गया है। इस तरह क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जो डिज़ास्टर्स हैं, कैलेमिटीज़ हैं, जो कुदरती आफात हैं, अब न सिर्फ इनकी अक्रेंस में इजाफा होगा बल्कि साथ ही साथ जो इनकी एक्सट्रीमिटी है, जो इनकी शिद्दत है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और साथ ही इनका गैर यकीनीपन होना कि अब क्लाउड होंगे, अब ये नहीं है कि एक नॉर्मल बारिश होगी, कोई पता नहीं है। इवन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको भी अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे एक बादल फटने वाला है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। हमारे यहाँ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये कोई लोकल फिनोमेना, दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना। राइट नाउ इट्स हैपनिंग इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वेदर जो है वो चेंज हो गया। जो गर्म इलाके थे वहाँ ठंड हो रही है और जो ठंडे इलाके वहाँ गर्माहट आ रही है। एग्जैक्टली, ये इसी का नाम क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट माहौलियाती तब्दीली, ये माहौलियाती तब्दीली जैसे अभी आपने इशारा भी किया कि ये बुनियादी तौर पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है। दुनिया में जो मौसमों के नॉर्मल दौरानिए और जो उनके जो पैटर्न्स थे उन सब वो बेतरतीब हो गए हैं, उल्ट पुलट हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं। और इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई है? क्योंकि पिछले 150 सालों से इंसानों ने अपने एक्शंस के नतीजे में इस कुर्राए अर्ज़ के अंदर इस बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसेस खारिज की हैं कि जिन्होंने सूरज से आने वाली हीट
हीट को, हरारत को अपने अंदर इस बड़े पैमाने पे जज़ब करके इस सियारे को गरमा दिया है, और वो मुसलसल 30-40 साल गर्माहट रहने के नतीजे में इस वक्त इस सियारे के अंदर जो जितने हमारे यहाँ वेदर पैटर्न्स हैं, जितने हमारे यहाँ मौसमों की तरतीब है, वो सब बेतरतीबी हो गई है। इस दफ़ा हमने देखा कि हमारे यहाँ जो है ये मानसून है वो 1 महीना पहले शुरू हो गया, और उसकी वजह यही है। और उसके बाद अभी इस मानसून ख़त्म होगा तो इसके बाद यहाँ पे सर्दियों की आमद होती है। जुलाई में मानसून शुरू होता था, अब ये जून से ही स्टार्ट हो गया है। एग्जैक्टली। और उससे पहले हमने देखा तो हर एक जो मौसम है उसके अंदर शिद्दत आ गई है। इससे पहले गर्मी थी जब जून के अंदर, मई के अंदर, तो आपने देखा एक्सट्रीम हीट वेव्स आ रही थी, ठीक है। उससे पहले आपने सर्दियों में देखा तो बाज़ इलाकों में बर्फ़ के अचानक, पहले तो सर्दियां देर से शुरू हुई, जाके दिसंबर जनवरी में शुरू हुई, बेतरतीबी है, फिर शिद्दत आ गई जिसके अंदर जो इवेंट्स थे, वेदर इवेंट्स, आइस एवलांचेस हमने देखी वहां आई। एग्जैक्टली। और अच्छा मुझे बताइएगा कि ये क्लाउड बर्स्टिंग होता क्या है, क्योंकि लोग बार बार नाम सुन रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्लाउड बर्स्टिंग होती क्या है? अच्छा देखिए, ये बुनियादी तौर पे तो एक एनवायरनमेंटल फिनोमिनन है, एक ऐसा अमल है जो कि बुनियादी तौर पे बादल जो हैं वो अपनी इस बड़े पैमाने पे उनमें से पानी बरसता है कि जो कि और विद इन अ वेरी फ्यू पीरियड ऑफ टाइम वो उसके अंदर से पानी इस बड़े पैमाने पे खारिज होता है, जो कि वो देर से उसने खारिज होना हो। तो ये बुनियादी तौर पे एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। जिस तरह से हमने लास्ट 2 मंथ्स पहले हमने देखा इस्लामाबाद के अंदर गोरिल्ला हिल्स, इतने बड़े साइज के ओले पड़े, वो भी एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। उससे पहले हमने देखा कि 54 डिग्री सेंटीग्रेड जैकबाबाद में टेम्परेचर चला गया, वो भी एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। तो ये जो एक्सट्रीमिटी है, जो शिद्दत है जो मौसमियाती इवेंट्स के में, तो ये बुनियादी तौर पे सारी जो है क्लाउड इसकी वजह से है, क्लाइमेट चेंज की। अच्छा मुझे बताइएगा ये एसिड रेन क्या होती है? अच्छा ये भी देखें, एसिड रेन भी एक फिनोमिनन है जिसमें ये बुनियादी तौर पे इसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है मॉनसून के साथ तो नहीं है, लेकिन जब फ़िज़ा में बड़े पैमाने पे हम ऐसे पोल्यूटेंट्स का इखराज कर दें और वो स्टक हो जाएं और फिर उसके साथ बारिश अगर उसके साथ मिल जाए तो उस पानी के अंदर जो है एसिडिटी और इस तरह के एसिडिक एलिमेंट्स के बढ़ने के नतीजे में जो है वो रेंज होती हैं। उसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक क्लाइमेट चेंज के साथ नहीं है, वो एक इन्वायरमेंटल फिनोमिनन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर जैसा जो अमल होता है ये वाकई बादलों की फटने की एक और कहते हैं ना कि ये वजह होती है? एग्जैक्टली, ये भी एक इसी तरह से देखिए, ये जो बादल हैं ये हवा के अंदर एक जस्ट लाइक क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, रिवर्स की तरह कर रहे हैं। तो पहले ये अपने एक नॉर्मल अंदाज के अंदर इसमें से पानी जो है ज़मीन के ऊपर आता था, बरसता था। अब चूँकि क्लाइमेट चेंज के पीरियड में हैं ये, अब वो एब्रप्टली इसके अंदर ब्लास्ट होता है और पानी जो है वो बजाय इसके पोर्स की शक्ल में कतरा कतरा गिरे, वो एक फ्लैश की तरह से ज़मीन के ऊपर आके गिरता है और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पे वो हर चीज़ को अपने निगल लेता है अपने। तो बुनियादी तौर पे अच्छा इसमें एक जो है ना, मैं अहम बात करना चाहूँगा, हम कह रहे हैं कि ये पहले भी तो इस तरह के इवेंट्स होते थे, पहले ये बहुत कम होते थे। क्लाउड बर्स्ट पाकिस्तान में होता था, सालों में एक वाक़या हो जाता था। वो भी नहीं सुना था, वो भी हाँ, नहीं रिपोर्ट हुआ कभी भी। काला ढाका में, मानसेरा में कोई गालिबन आज से 15-20 साल पहले हुआ। हमेशा ये सुनते थे बिजली गिर गई। एग्जैक्टली, बिजली गिरने। अच्छा ये भी है, आप देखें इस साल पाकिस्तान में लाइटनिंग जो इवेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हुए हैं और ये सब वही क्लाइमेट चेंज है ना, और शिद्दत आ गई है और उनके वाक़यात की अकरेंस जो उनके होने के वाक़या वो भी ज़्यादा हो गए हैं। तो हमें ये एक बात माननी होगी कि आप ये अपने हमें बयानिए में प्रमोट करना होगा कि पाकिस्तान दुनिया में क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इवेंट से का शिकार दुनिया में नंबर 1 कंट्री है। सबसे ज़्यादा माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे है। पोल्यूशन ज़्यादा है, इस वजह से पोल्यूशन नहीं है, वजह यह है कि पाकिस्तान एक ज्योग्राफिकली एक ऐसी जगह पे लोकेट होता है कि हमारे पास एग्जैक्टली है और इसके नतीजे में इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान को ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। 2022 में हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब देखा। इस साल जो इवेंट्स सारा साल होते आ रहे हैं, दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं। तो इसकी वजह से जो जर्मन वाच, वो अदारा जो इन माहौलियाती इवेंट्स को मॉनिटर करता है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2025 में माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में जन्म लेने वाली आफात से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। पहले हम टॉप 10 में थे जी, पहले टॉप 10 में थे, 5वें 6ठे नंबर, टॉप 5 में आ गए होंगे। अब नंबर 1 है। अच्छा नंबर 1 है। पाकिस्तान नंबर 1 है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है ये टेम्परेचर्स की वजह से और वेदर की वजह से। ओके, अच्छा मुझे बताएं कि आपने मॉनसून पैटर्न देखा है, तो पाकिस्तान का जो मॉनसून पैटर्न है ये आगे कितना ज़्यादा जो है ये तब्दील होगा
और कितना ज़्यादा वर्स हो सकता है? देखिए, इस दफ़ा प्रेडिक्शंस यही थी फोरकास्ट, और उसके मुताबिक इवेंट्स बल्कि उससे ज़्यादा ही हो रहे हैं कि 30% ज़्यादा बारिशें होंगी पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल जो मॉनसून है उसके मुकाबले में। तो इसमें वर्स होना है वो क्यों हो रहा है? इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम इंसानों ने भी तो जो है ना, हम उसके साथ अपने आप को ढाल नहीं रहे। ढालना है हमें, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, बिटर रियलिटी को, कि हम क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड पीरियड के अंदर, एरा के अंदर रह रहे हैं। हमें इसके मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को लेके जाना है। हमने अपने घर, सोसाइटियाँ नदी नालों के रस्तों में नहीं बनानी। हमने जब फोरकास्ट है कि इस साल 30% ज़्यादा बारिशें होनी हैं, और इसके नतीजे, और ये बारिशें किस इलाकों में ज़्यादा होंगी? उन इलाकों में जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ पे सब्ज़ा है, वो उन एरिया जहाँ पे ये पहले भी बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो हम उन इलाकों में जाने से ज़रा अवॉइड करें। अगर जा ही रहे हैं तो हमारे पास इतनी स्मार्ट ऐप्स होनी चाहिए कि हमें पता हो कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद यहाँ पे एक फ्लैश फ्लड जो है उसके चांसेस हैं, यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है, यहाँ पे गुरिल्ला हेल्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकता है जिससे मेरी जान और माल को खतरा हो सकता है। तो हमें अपने आप को ढालना है। हमने अपनी रहाइश, हमने अपनी जान, अपनी माल, इस सब को बचाना है। तो इसके लिए हमें क्या है, इसके मुताबिक अपने आप को ढालना होगा, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी होगी। साथ ही साथ हुकूमतों को जो है वो भी अपने आप को नई बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप करना होगा। और साथ ही साथ हुकूमतों को जो है, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं, NDMA, PDMA को रेस्क्यू सर्विसेज जो हैं, उनको भी ऐसे इलाके जो ज़्यादा वल्नरेबल है इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के, उनके नज़दीक लेके जाने चाहिए। रिवर बेड्स खाली करा देने चाहिए। रिवर बेड्स खाली करवाएं। अच्छा, मैं देखा डॉक्टर साहब, बड़े वाकयात हुए हैं। आपने देखा सानिया सवाद देखा, उसके बाद अभी आप देखा कि रावलपिंडी में एक पेरेंट अपनी बच्ची को छोड़ने घर जा रहे थे और वो एकदम से गाड़ी ही बह गई और अभी तक वो लापता हैं। आपने वो देखा बाबू से टॉप का जो इंसिडेंट है वो देखा। पहले ही कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि लोग बह के चले गए जी, लेकिन अब एकदम से ये चेंजेस है ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें इस न्यू नॉर्मल, ये जो एबनॉर्मलिटीज़ है, ये न्यू नॉर्मल है। अब ऐसे ही होगा। अब प्लेनेट जो है, अब वो एक ऐसे पीरियड में दाखिल हो गया है, हमें इसको मेंटली एक्सेप्ट करना है इस हकीकत को, कि जिसमें इस तरह के इवेंट्स की न सिर्फ तादाद में इजाफा होगा बल्कि इनकी शिद्दत में भी इजाफा होगा। और इसकी वजह क्या है? ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। इंसानों ने अपने एक्शन के नतीजे में इस खूबसूरत स्यारे को जो है इस वक्त तबाही और बर्बादी के उस दहाने पर ला खड़ा किया है कि हम इस तरह के इवेंट्स को बहुत ज़्यादा देखेंगे। दूसरी बात, एक तो ये है कि ये वाक़यात सिर्फ पाकिस्तान सेंटर्ड नहीं है, दे आर हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। लास्ट ईयर हमने टेक्सास में, अमेरिका हमसे कई गुना ज़्यादा अमीर और कई गुना ज़्यादा रिसोर्सफुल कंट्री है, टेक्सास में भी एक ऐसा ही सैलाब आया जिसमें सदर ट्रंप भी हैरान रह गया कि ये अचानक कैसे हुआ है वाक़या। मैंने बोला गैर यकीनीपन आ गया इस तरह के वाक़यात के अंदर। टेक्सास के अंदर सैलाब जब आया तो एक बच्चियों का समर कैंप दरिया के अंदर वो भी उन्होंने लगाया हुआ था, वो भी दरिया का बेड सूखा हुआ था, तो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये होगा। और वो 27 बच्चियाँ वहाँ पर भी पानी की नज़र गई और उनके ट्यूटर्स भी, और 167 लोग अमेरिका के अंदर मर गए, जो कितना रिसोर्सफुल कंट्री है कि जिस तरह के इवेंट्स को काउंटर करने के लिए दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है। इसी तरह से इस दफ़ा दुनिया में हमने, अब थोड़ा सा बाहर जाके देखें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने यूरोप की तबाही मचा के रख दी है इस गर्मियों में। आप देखें कि पिछले 1 महीने में यूरोप के अंदर इतना टेम्परेचर कभी नहीं रहा, जब 45 टेम्परेचर स्पेन में चला गया। और इस वक्त जो है 2000 लोग पिछले 2 महीनों में यूरोप के अंदर हीट वेव्स की वजह से मर गए हैं। एक्सट्रीम बिल्कुल टेम्परेचर था। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर शफीक अहमद कंबो, जो हमें बता रहे थे कि ये एबनॉर्मलिटीज नहीं है, अब ये न्यू नॉर्मल है। इसके साथ साथ जीना इंसान को आ जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान का अपना करदा अमल है जिसकी वजह से जो वेदर जो एक्सट्रीम पोजीशंस पे चला गया है। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान जो है नंबर 1 स्टडीज में आया है, जो कि अफेक्ट हो रहा है, जो कि आगे आने वाले स्थानों में भी अफेक्ट होगा। तो व्यूअर्स, बात यह है कि वेदर की कंडीशन से तो आपको हमने आगाह किया है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सेहत के हवाले से, और आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवा रहे हैं उनका शुमार उन चंद पाकिस्तानी माहिरीन में होता है जिन्होंने मेडिकल साइंस के एक इंतहाई हसास और पेचीदा शुबे प्लास्टिक सर्जरी में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा साहब की, जिन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS करने के बाद तालीम का सफ़र वहीं नहीं रोका बल्कि आगे बढ़कर
MS, FCPS, FSCS और यहाँ तक के PhD जैसे आलमी सतह के एजाज़ात हासिल किए हैं। डॉक्टर साहब ने पब्लिक हेल्थ में MPhil, बर्न एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में मास्टर्स एंड CMT की सनद हासिल करके ना सिर्फ इल्म को हासिल किया बल्कि उस पर अमल भी करके दिखाया। डॉक्टर अफजाल सिर्फ एक सर्जन ही नहीं बल्कि एक इन्वेंटर भी हैं। उनका इजाद करदा कई मेडिकल आलात आज भी दुनिया के अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए हम आज उनको आपसे मिलवाते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ सर आपको शो में। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर इतना कुछ आपने किया है, रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड वर्किंग सो मच एंड देन डिलीवरिंग बैक टू पाकिस्तान, कैसा एक्सपीरियंस है? सबसे पहले बात बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। यू नो, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ। To roam around, to learn and then come back and serve my people, मैं कहता हूँ it's a matchless। इससे ज़्यादा और फीलिंग हो नहीं सकती। आप अपने लोगों को आके सर्व करते हैं और ये लोग वो हैं जो कि आपको इतना प्यार, इतना उसका कंपनसेट करते हैं, आपके हाथ चूमते हैं, आपके साथ एक वो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं कि आप कहते हैं कि वाओ दिस इज द पार्ट। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर हमेशा से गोल्डन ग्लव्स और मिरेकल हैंड्स के तौर पे माने जाते हैं। क्या ये चीज़ दुनिया में भी है? एब्सोल्युटली दुनिया में भी है। और मैं अगर घर से स्टार्ट करूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम कई दफ़े जब सुबह निकल रहा होता हूँ तो मेरी माँ मेरे हाथ पे पारी करती है, किस करती है, एंड अम्मा सेज के दीज आर द गोल्डन हैंड। ये बिल्कुल सेम वर्ड्स अम्मा यूज़ करती है और कहती है कि इससे लोगों को शफा मिलती है। और बाहर भी लोग इसी तरह ही है, दे आर बेसिकली रिस्पेक्टिंग डॉक्टर्स अ लॉट और वो जिस तरह से उनको अडोर करते हैं, दे ट्रस्ट अ लॉट। और अभी भी जो टॉप रैंक कैरियर्स हैं, आप देखें ना, कैरियर से डिसाइड होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या बनना चाहिए। तो अभी भी दुनिया में जो टॉप रैंक कैरियर्स में से डॉक्टर इज वन ऑफ सेफ हैंड्स, आई नो। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि प्लास्टिक सर्जरी, पाकिस्तान में अक्सर लोग समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ फेस को ठीक करने के लिए होती है, क्या ये ऐसा है? एक्चुअली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी तो अगर हम कहें तो हमारे सर का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं वर्टेक्स, और जो सबसे आखिरी पार्ट है उसे कहते हैं टो, ग्रेट टो। तो वर्टेक्स टू टो प्लास्टिक सर्जरी हर जगह इन्वॉल्व होती है। और मैं इसके लिए बड़े मज़े का एक कमेंट देता होता हूँ, वो ये होता है कि प्लास्टिक सर्जरी इज़ लाइक अ पोटैटो, जो कि हर सब्जी में डलता है और अगर कुछ भी ना बनाना हो तो आप इसके चिप्स बना सकते हैं। जस्ट अ बाई पासिंग कमेंट। और उसमें होता ही है कि प्लास्टिक सर्जरी इट्स बेसिकली अ वेरी वास्ट फील्ड। हर प्लास्टिक सर्जरी की जो हमारी समझ लें वर्किंग है या सपोर्ट है, वो हर सर्जरी के शोबे में इन्वॉल्व होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है। अब हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो ऑर्थोपेड इज डूइंग इट, हड्डी वाला डॉक्टर कर रहा होता है। लेकिन अगर हड्डी फ्रैक्चर हुई और हड्डी के ऊपर से गोश्त उतर गया और हड्डी नंगी हो गई, अब वो हड्डी ऑर्थोपेडिक की नहीं है, इट्स बिलोंग टू प्लास्टिक सर्जन। इसी तरह कोई टांग, बाजू, हाथ कट के बॉडी से अलग हो गया, अब उसमें भी बोन्स, मसल्स, टेंडन सब कुछ इन्वॉल्व है। अब वो सारा कौन करेगा? इट्स बीइंग डन बाय प्लास्टिक सर्जन। इसी तरह जितने बर्थ डिफेक्ट्स हैं दे आर डेल्ट बाय प्लास्टिक सर्जन। वो आप देखे होंगे, होंठ, तालू, इस तरह हाथों के, पैरों के डिफेक्ट्स हैं, जो बर्थ डिफेक्ट्स, जो एबनॉर्मेलिटीज या बर्थ डिफेक्ट जो विजिबल है। जैसे बॉडी के अंदर के डिफेक्ट्स हैं, जैसे इसको बात करें हार्ट के डिफेक्ट्स हैं, वो प्लास्टिक डोमेन में नहीं आते। लेकिन जो विजिबल हैं, जो बाहर नजर आ रहे हैं, जैसे कानों के, एक्सटर्नल आते हैं। जी एग्जैक्टली, जो हमारे जो विजिबल हैं, जैसे कान पैदाइशी तौर पे बना ही नहीं, तो मैं बॉडी से पसली की हड्डी लेके तो उससे कान बनाता हूँ। अच्छा। इसी तरह जो नाक के डिफेक्ट्स होते हैं पैदाइशी तौर पे, सर के डिफेक्ट्स हैं, हाथों के हैं, इवन पेशाब की नाली के डिफेक्ट्स हैं। तो वो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी पेशाब की नाली या तो एबनॉर्मल जगह पे होती है या बनी नहीं होती, तो उसको बनाना इज़ अ प्लास्टिक सर्जरी। इसी तरह फिर बर्न इज़ अ प्लास्टिक सर्जरी। बर्न के दो कंपोनेंट्स में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एक वो जो अभी फ्रेश बर्न हुए और वो आगे ज़ख्मों के साथ ट्रीट दैम, एक वो होते हैं जो जिनके ज़ख्म ठीक हो गए हैं, अब डिफॉर्मिटीज़ हैं, निशान हैं, तो उनको ठीक करना इज़ अ प्लास्टिक सर्जरी। इसी तरह जो ट्रॉमा एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कटपट होती है, जिस तरह डेंटिंग एंड पेंटिंग वाला गाड़ी वाला काम कर रहा होता है, इस तरह ह्यूमन बॉडी पे एक्सीडेंट के बाद जितनी तोड़ फोड़ कटपट होती है, दे ऑल डेल्ट बाय प्लास्टिक सर्जन्स। इसी तरह जो फंक्शन लॉसेज होते हैं, फंक्शन को रिस्टोर करना इज जॉब ऑफ अ प्लास्टिक सर्जन। और फिर जो फेस तक आप जहाँ लेके आए थे, अब वो फेस तक भी नहीं रहा, जो कॉस्मेटिक और ब्यूटीफुल सर्जरी जिसको हम समझ में कहते हैं कि मेकिंग द थिंग्स इन एन एलिगेंट वे और वो सारी चीज़ें, तो वो अब सिर्फ इवन फेस तक भी नहीं रही, वो तो अब हाथों पे पैरों तक भी आ गई हुई है। अच्छा। हाथों की रिजुविनेशन, जो ओल्ड एज हो जाते हैं उनको हम एस्थेटिक्स भी आ गए। तो इस ये एस्थेटिक इज़ वन कंपोनेंट। सो प्लास्टिक सर्जरी एक बड़ा काम है। अच्छा, जो लोग आपने बताया कि आपके पास लोग आते हैं जिनके चॉप्ड हैंड्स हैं, चॉप्ड फीट्स हैं, और बहुत से ऐसे सिवियर केसेस हैं, पाकिस्तान में थोड़े बहुत केसेस होते भी ऐसे ब्रूटैलिटी के केसेस होते हैं,
तो आप उनको कैसे डील करते हैं, कैसे आप उनको स्टिच करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है? आई वांट टू नो। वेरी राइट। एक्चुअली मैं अपने नाज़रीन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना भी चाहूँगा कि जब कोई बॉडी से हिस्सा कट के लदा हो जाता है तो इन एवरेज 6 आवर्स उसके अंदर जान रहती है। लाइक कोई चीज़ बॉडी से लदा होगी, अब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, बॉडी के अंदर ब्लड रन कर रहा होता है ना, उससे में न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सारा कुछ लेके जा रहा होता है। अब जो हिस्सा बॉडी से लदा हो जाता है तो वो 6 घंटे इन एवरेज ज़िंदा रहता है। अब इन एवरेज मैंने क्यों कहा, क्योंकि गर्मियाँ होंगी तो लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, गर्मियों में जो चीज़ ख़राब होना जल्दी शुरू हो जाती है, जिस तरह आप घर वाली भी चीज़ें देखें खाने वाली पड़ी हैं तो गर्मियों में फ्रिज के बाहर हों तो जल्दी ख़राब होती हैं। इसी तरह अगर टेम्परेचर लो है तो 6 घंटे से भी थोड़ा सा एक्सटेंड को 7-8 आवर्स तक चला जाता है। तो ये इन एवरेज 6 आवर्स वो ज़िंदा रहता है। अगर वो चीज़ें हमारे पास कोई लेके आ जाता है पेशेंट या उसका अटेंडेंट, तो हम उन चीज़ों को दोबारा लगा सकते हैं। और अगर सारी की सारी ना लग सकें, जैसे कोई चीज़ क्रश हो गई है, वो सारी तो नहीं लग सकती, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल के मैं लगा लेता हूँ। एंड आई कॉल इट स्पेयर पार्ट सर्जरी, कि उसमें से कुछ चीज़ें स्पेयर करके दे आर यूटिलाइजेबल। जैसे कोई बोन यूज़ हो गई है, जैसे सपोज उंगली कट गई है तो वो सारी अगर नहीं भी लग सकती तो उसका कुछ हड्डी का हिस्सा हम जोड़ सकते हैं और उसके ऊपर फिर गोश्त लगा के बॉडी का ही अपना ही तो उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज स्पेयर पार्ट सर्जरी। 6 आवर्स के अंदर उसको एक अच्छे सेंटर में लेके आना, प्लास्टिक सेंटर में, इट्स अ ब्लेसिंग, और आराम से उसको हम कर लेते तो हैं। और उसमें लगाने का तरीका होता है कि छोटी छोटी खून की नालियाँ जोड़नी पड़ती हैं, जिससे ब्लड की रवानी आगे चले, ब्लड जाए, और फिर सिर्फ ब्लड को जाना ही काफ़ी नहीं है, उसने फिर सर्कल पूरा करके वापस भी जाना। एक नेचुरल और एक जो नेचुरल नहीं है, उन चीज़ों के अंदर आप कैसे? नहीं, नेचुरली होता है, नेचुरली सिर्फ ये होता है कि जैसे सपोज कुछ चीज़ कट गई है, सपोज हम खून की नालियों की बात करें तो देयर लाइक स्मॉल पाइप्स, अब वो कट गए, अब वो दूसरी तरफ जो कट के हिस्सा जो गिर गया वो भी नेचुरल ही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब सपोज हैंड कट गया तो मैं उसकी पहले वायर्स लगा के उसकी हड्डी फिक्स करूंगा ताकि वो हिले जुले तो ना। उसके बाद जो खून की छोटी छोटी नालियां हैं उनको बारीक टांकों के साथ वो इस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर बैठ के वो नालियां जोड़ दूंगा ताकि उनका ब्लड का फ्लो चल पड़े। इसी तरह जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स लेके जाती हैं, उनको जोड़ता हूँ। फिर ये हमारे पट्टे मूव करते हैं, इनको हम टेंडन्स कहते हैं, उनको जोड़ता हूँ। फिर आखिर में ये जो हमारी स्किन है इसकी स्टिचिंग होती है, तो फिर वो कोई 2-3 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है जब बोन हील हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, एक एवरेज ऑपरेशन जो होता है वो कितने आवर्स का होता है, कितनी बड़ी सर्जरी होती है? डिपेंड करता है कि सर्जरी क्या करें, लेकिन ये जो फर्ज करें किसी का कटा हुआ हाथ लगाना है तो 13 से 14 घंटे आराम से लगता है। 13 से 14 घंटे इट्स अ ब्रेकलेस सर्जरी। ठीक है। अच्छा, मुझे ना प्लास्टिक सर्जरी पाकिस्तान में महफूज है, कोई इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? बिकॉज पीपल आर वेरी मच कि प्लास्टिक सर्जरी है, पता नहीं क्या होगा, या प्लास्टिक सर्जरी इज लाइक समथिंग वेरी आर्टिफिशियल। तो क्या इंसान के अपने अज़ा या अपने फ्लैश के साथ ये सर्जरी होती है? ऑनेस्टली कहूँ तो आई एम वेरी क्रेजी अबाउट माई प्रोफेशन। लाइक 4 टाइम स्पेशलाइज किया, एज यू सेड, FCPS, FACS, MS, PhD। अब ये चीज़ें करके बंदे को लगता है कि अब सोते जागते भी करें तो प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों में इतनी आपकी इंटरेस्ट बिल्ड हो जाती है, आप कहते हैं छोटी बड़ी, आप यू आर एंजॉइंग इट। प्लास्टिक सर्जरी इज़ वेरी सेफ। मैं एक साल में कोई 12 से 13 इंटरनेशनल लेक्चर्स देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क में मैं उस वक्त तक नहीं जाता जब तक वहाँ मेरा कोई इन्वाइटेड लेक्चर ना हो। अब पढ़ाने जाने का मतलब यह है कि वो लोग आपकी रिसर्च को एक्सेप्ट करते हैं और फिर आपको इनवाइट करते हैं। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, कनाडा से जापान तक कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसमें कोई मीटिंग हो और मैं उसमें इनवाइटेड ना हूं। सर वी हैव टू टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं हम लोग व्यूअर्स। तो आप लोग अभी हमारे साथ रहें क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सी मजीद जो है इंकशाफात भी करने और बातें बता दी। स्टे ट्यून विद अस, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से। प्लास्टिक सर्जरी को सिर्फ चेहरा तब्दील करने या खूबसूरती बढ़ाने का जरिया नहीं समझते, बल्कि इसमें बहुत सी इनोवेशंस आ गई हुई हैं। और मैं आज जानना चाहूँगी, हमारे साथ डॉक्टर अफजाल मौजूद हैं, कि कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं और कौन सी ऐसी मशहूर शख्सियात हैं जिनकी उन्होंने सर्जरी की है और वो चाहते हैं कि हमसे शेयर करें। जी सर। Actually, honestly speaking, it's totally personal to everybody about doing some face or बट ये कि मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं कहूँगा honestly speaking, टच अप तो मेरा ख्याल है सब नहीं किया होता। अच्छा, टच अप करते हैं। So उसमें होता ही है कि देखें, 2 चीज़ें, एक एंटी एजिंग है, एक रिजुविनेशन है। ठीक है। एंटी एजिंग इज अ यंग फेस और यंग बॉडी इज विद मी, और मैं कहूँ कि मैंने उसको एजिंग नहीं होने देना। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे ये टेबल है, इट्स फ्रेश न्यू, और मैं कहूँ कि मैंने इसको रोज़ पॉलिश करना है, लुक आफ्टर करना है, और इसको मैंने अब ख़राब नहीं होने देना। इज इट
बिल्कुल सिमिलर एक टेबल और हो और उसको हम कहें इससे निगलेक्टेड, लुकिंग इन द कॉर्नर, और एक टाइम के साथ साथ आप देखेंगे उसको वियर ऑफ होना शुरू होगा, खराब हो जाएगा। ऐसे ना दोनों, हालांकि दोनों सेम डे पे बने और एक ही ब्रांड के थे। इसी तरह जब फेस की बात करते हैं या बॉडी की बात करते हैं, अगर आप उसको लुक आफ्टर करते हैं, एंटी एजिंग के बेशुमार चीज़ें हैं जो करते हैं, तो फिर वो लंबा चलते हैं। इसी तरह रिजुविनेशन ये है कि जब एक बंदे की एजिंग हो गई है या थोड़ा सा डिटरेशन आना शुरू हो गया है, फेस पे लाइंस आने शुरू हो गए, रिंकल्स आ गए हैं, लाफिंग लाइंस आ गई हैं, हाँ लाफिंग लाइंस आ गई हैं, अब एजिंग चेंजेस आने शुरू हो गए। अब उनको थोड़ा सा हम रिवर्स कर लें या पीछे ले जाएं या फ्रेश कर लें या यंग कर लें, दिस इज कॉल्ड रिजुविनेशन। ओके, अब ये दोनों प्रोसीजर्स साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे यंग लोग आते हैं मेरे पास जिनको वो कहते हैं कि जी, उसकी वजह यह है कि कैमरे के सामने ठहरने का मतलब है यू हैव टू बी लुकिंग गुड यंग फॉर लॉन्गर टाइम। और नो डाउट के कुछ लोग हैं जो ओल्ड एज की लुक के साथ भी बहुत मतलब ग्रेसफुल और एलिगेंट लगते हैं, लेकिन टू लुक यंग, इसका मतलब है आपके पास सेलिब्रिटीज आते हैं जो नाक, कान, जबड़ा, चेहरा अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं। यस, क्योंकि मेरा काम यही है। ये पता है क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑलवेज लुक ऑन सेलिब्रिटीज और हमेशा हम उनको देखते हैं, और जो लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं वो वही लोग होते हैं। तो दैट्स मीन कि ये बड़ा सेफ प्ले है, फिर इसका मतलब है। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत कुछ दिया, बट आपने प्लास्टिक सर्जरी को क्या दिया? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग इट। प्लास्टिक सर्जरी ने मुझे एक पहचान दी, नाम दिया, नेशनली भी इंटरनेशनली भी। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशन का हक तो अदा नहीं हो सकता, बट आई पुट माई शेयर इन। उसको मैंने मुख्तलिफ तरीक़े से, मुख्तलिफ जिद्दतों से और अपनी रिसर्च को बेस बना के मैंने दिया। जैसे शुरू में आपने बात की थी मेरी इन्वेंशंस की, तो मेरी अभी तक 19 इन्वेंशंस हैं। ये मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं जो प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन को आसान करती हैं। अच्छा। जैसे सपोज लोगों का नाक नीचे हो जाता है, तो उसको ऊंचा करने के लिए मैंने एक पहली जो मेरी इन्वेंशन थी वो मैंने बनाई, पसली में से कुछ हड्डी लेता हूँ और वो नोज़ में डाल के नोज़ को ऊंचा करता हूँ। अच्छा। अब वो डालने के लिए मेरा पहला जो मेरी इन्वेंशन थी वो मेरे नाम से रजिस्टर हुई, पेटेंट हुई, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी। तो वो दैट मेड अ वेरी गुड चेंज क्या थी? एक तो एक्यूरेसी बढ़ गई, ऑपरेशन बड़ा मतलब एक्यूरेट हो गया। दूसरा जो ऑपरेशन कोई 2 से 2.5 घंटे का होता था वो आधे घंटे का हो गया। इट बिकेम वेरी क्विक। अब उसमें देखें ना, एनेस्थीसिया कम हो गया, रिकवरी कम हो गई, सर्जन की लेबर कम हो गई, पेशेंट की रिकवरी फर्स्ट क्लास। इसी तरह 19 इन्वेंशंस हैं जो डिफरेंट कामों में इस्तेमाल होती हैं, तो उससे सर्जन भी खुश हैं, पेशेंट्स भी खुश हैं। तो दिस इज़ माई रोल नंबर 1। सेकेंड पे मैंने बॉडी के अंदर से कुछ केमिकल्स निकाल के तो बॉडी को रिजुविनेट और एंटी एजिंग प्रोसीजर्स की तरफ और रीजनरेशन की तरफ मैं लेके गया। उसमें स्टेम सेल्स पे मैंने काम किया, फैट में से मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स निकाले, उसको फेस के पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने के आपने देखा छोटे छोटे खड्डे बन जाते हैं, उनको ट्रीट करना वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उनको ट्रीट करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट प्लान किया, वो बड़ा अच्छा सक्सेसफुल हुआ। अब जो पिगमेंटेशन वाला था उसको ग्रीस में, यूनान में आईसैप्स की मीटिंग थी 2023 में, उसको वर्ल्ड अवार्ड मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दूसरे वाला जो था वो रिसेंटली अभी लास्ट मंथ आई प्रेजेंटेड इन सिंगापुर। इसमें जो स्कार्स होते हैं, जो निशान कट लग जाता है कोई एक्सीडेंट से या ऑपरेशन से, अब वो बुरे लग रहे हैं, स्टिचेस के निशान जो नहीं जाते, स्टिचेस के निशान हैं, स्कार्स हैं, किसी की वजह से बर्न के स्कार्स हैं, तो उन स्कार्स के अंदर मैंने स्टेम सेल्स को अप्लाई किया, तो वो हीलिंग वाज वेरी फाइन। वो मैंने प्रेजेंट किया, तो अभी लास्ट मंथ में मुझे उसमें वर्ल्ड अवार्ड रिजुविनेट हो गया सारा कुछ। तो वो दैट वाज एक्चुअली दिस इज माय रोल व्हिच आई एम पुटिंग इनटू। इसी तरह पीआरपी लोग करते हैं, बड़ी एक आम सी चीज अब हो गई हुई है, मतलब हर दूसरा बंदा पीआरपी के लिए जा रहा है। अब उसमें यह है कि पीआरपी को फर्दर मैंने रिफाइन किया, आई पुट इट इनटू पीडीजीएफ, एक सुपर सेंट्रीफ्यूज करके, तो उसमें से मैंने एक और केमिकल निकाला। अब ये पेशेंट के अपनी बॉडी में से ही होती हैं चीज़ें। अब दिस इज कॉल्ड रिजुविनेशन और रीजनरेशन, तो ये रीजनरेशन में भी मैंने। अच्छा, एक सवाल है क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे बताइएगा कि पब्लिक अस्पतालों में प्लास्टिक सर्जरी जो है वो किस हद तक दस्तयाब है? जी बहुत हद तक। एक्चुअली देखिए, जो प्लास्टिक सर्जरी का मेन एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया, पैदाइशी जितने डिफेक्ट्स हैं वो ये डूइंग इन गवर्नमेंट सेटअप्स, क्योंकि गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट फंड कर रहा है इसको। बिल्कुल गवर्नमेंट फंड करती है, A to Z मेडिसिन, हर चीज़। फिर जितना ट्रॉमा होता है, जितने स्किन कैंसर्स हैं, ये सारे प्लास्टिक सर्जरी में आते हैं, उनको निकालते हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सारा गवर्नमेंट सेक्टर में। थैंक यू सो मच, और इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। हमारे साथ थे डॉक्टर अफजाल साहब, जिन्होंने हमें बताया है कि प्लास्टिक सर्जरी जो है पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा मुफीद हो चुकी हुई है। और हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक में वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान।
नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, थोड़ी सी बात करते हैं पॉलिटिकल हवाले से। सियासत भी जो है वो गर्म है, और अगर हम बात करें पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली मुमताज़ अली खान चांग ने एक अहम और जामे खिताब किया, जिसमें उन्होंने इलाके में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर न सिर्फ तशवीश का इजहार किया है, बल्कि पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। उनका कहना था अगवा, फायरिंग और जुराइम के वाक़यात ने अवाम में खौफ की फ़िज़ा पैदा कर दी है, जिसका फौरी सदबाब जो है वो ज़रूरी है। मुमताज़ अली चांग ने पंजाब के वज़ीर आला और गवर्नर अमन मेला मुनक्किद कराने पर खराज तहसीन पेश किया और ज़ाती तौर पर एक काबिल सिताइश इक़दाम उठाते हुए अपनी ज़मीन और अमारत यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए देने का ऐलान किया है। उनके मुताबिक यूनिवर्सिटी इलाके में तालीम, तरक्की और रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखेगी। इसके साथ साथ उन्होंने नवाज़ाबाद में थाने के क़याम के लिए भी ज़ाती इमारात फराहम की और इसकी मुरम्मत अपने खर्च पर करवाई, जो कि एक मुनफरिद मिसाल है कि अवामी नुमाइंदे किस तरह अपनी ज़ात से बढ़कर इलाके की खिदमत कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज कौमी रुकन असम्बली मुमताज़ अली खान चांग साहब जी को मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर, आप वाहिद एमपी हैं जिन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया है कि अपनी ज़मीन यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए देने का जो ऐलान किया है, सबसे पहले बताइए क्या सोच आई आपको और आपने क्यों किया? देखें, पहली बात तो ये है कि हम काफ़ी पिसे हुए लोग हैं साउथ पंजाब के, और हमें हमेशा नज़रअंदाज किया गया। मजबूर होके हमने अपनी जो बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने की जगह थी, मजबूर होके हम वो अपनी ज़ाती ज़मीन देना चाहते हैं कि आने वाली नस्लें हमारी सुधर सकें, वो किसी मकाम पे जा सकें। तो मैंने ना कि सिर्फ ये एक ऐलान किया यूनिवर्सिटी के लिए, मैंने कहा जितनी ज़मीन हमें कैंपस दे दें, क्योंकि ये हमसे 100 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी है रहीम यार ख़ान की ख्वाजा फरीद। तो उस वजह से हमें क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है कि बच्चे वहाँ जा सकें, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल है, तो मैंने उसके लिए जितनी मैंने कहा ज़मीन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। लॉ एंड आर्डर के लिए मैंने थाने के लिए बनी हुई बिल्डिंग और रेनोवेशन के साथ मैंने वो फराहम कर दिए। इसके साथ साथ मैंने जो है वो NGOs को, TCF एक इदारा है, उसको भी मैंने अपनी ज़ाती हैसियत से 2 जगहों पे ज़मीन दी है, जिसमें वो हाई स्कूल टाइप वो बनेंगे, और साथ साथ और भी मैंने वेलफेयर, एम्बुलेंस सर्विस, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वो भी मैंने दिए। ये मैंने देखें, अगर अल्लाह को राज़ी करना है, खिदमत करनी है, तो फिर अपने घर से शुरू करें। आप बेहतर काम करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, तो साथ वाले हल्के में भी होगा, उससे आगे भी होगा। अब हुकूमत वक्फ का काम है, हमें चीफ मिनिस्टर साहिबा से बड़ी अच्छी उम्मीदें भी हैं और अच्छा काम भी पंजाब में कर रही है, और हम उनसे यही रिक्वेस्ट, एक अपील करेंगे साउथ पंजाब की तरफ से कि खुदारा उन पसमानदा हलकों को भी आप लोग तामुन करना चाहते हैं, लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं, ख़ास तौर ये कच्चे का एरिया है जहाँ इतनी सूरत हाल ख़राब है। हम अगर उनको तालीम के जेवर से देंगे और वहाँ डेवलपमेंट कच्चे के अंदर देंगे, तो वो शायद हथियार डाल देंगे, कलेशन कोफ डाल के कलम उठा लेंगे। जब कलम उठाएंगे तो फिर वारदातें नहीं होंगी, लॉ एंड आर्डर बेहतर होगा। और मैं आपके प्रोग्राम से लास्ट ईयर नवंबर में मैंने यहाँ आके आपके चैनल के थ्रू, एक नेशनल चैनल है आपका शुक्रिया चैनल का कि हमें एक पसमानदा हल्के से एक MPA को इतना टाइम दे रहे हैं कि हम इस चैनल के थ्रू उन क्राइम वाले लोगों को जो डाकू हैं उनको भी कहते हैं कि वो हथियार फेंक के अपने बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी अगर उनका खर्च होता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मगर वो जराइम की दुनिया को छोड़ें और बेगुनाह लोगों को तंग ना करें, और इन यूनिवर्सिटियों में हुकूमत बनाए, कॉलेज स्कूल कच्चे में हुकूमत बनाए ताकि लोग तालीम हासिल कर सकें। अच्छा, पुलिस में काली भेड़ों का जिक्र सिर्फ तकरीरी बयानिया था कि वाकई ये कोई अमल, कितने हिकमत अमली है इसमें? देखें, मैंने ये 2 फाइलें इसलिए ले आया आपके पास कि आप अगर इस चैनल के थ्रू दिखाना चाहें, मेरे पास एक सबूत है। मैंने ये मेरे सबूत नहीं है, ये वहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं।
वहाँ के तमाम GIT की रिपोर्टें हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्टें हैं, और तमाम उस इलाके के अंदर 99% लोगों को पता है कि काली भेड़ें यहाँ पे हैं, जिनकी कच्चे के अंदर ज़मीनें हैं, जिन्होंने फैक्ट्रियाँ यहाँ लगा के रखी हैं, कमर्शियल हाउसिंग सोसाइटियाँ शुरू की हुई हैं, और उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस शुरू किए हुए हैं। जब पुलिस के अंदर लोग जो तनख्वाहदार लोग हों, वो अगर इस तरह की बड़ा पैसा उनके पास आ जाए, वो कहाँ से आया? और कच्चे के अंदर ज़मीनें वाकई उनकी हैं, सैकड़ों एकड़, हज़ारों भी हो सकती हैं, सैकड़ों तो है। तो वो जब इतने एकड़ ज़मीनें हों, वो कच्चे में सहूलतकारी डाकुओं से करवाएं, तो वो कैसे अमन करवाएंगे? जहाँ एक पार्लियामेंटेरियन नहीं जा सकता, एक बिजनेसमैन उस कच्चे में, एक ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, दरिया की एक सोने जैसी ज़मीनें हैं, वहाँ अच्छा इंसान शरीफ शहरी नहीं जा सकता। डाकू वहाँ कैसे ख़रीद सकते हैं? और पुलिस कैसे ख़रीद सकती है? पुलिस तो तनख्वाहदार है, ना इनके वालदैन की ज़मीन थी, ना इनकी ख़ानदानी विरासत थी, वहाँ पे सैकड़ों एकड़ कैसे ज़मीनें किया हुआ है? कब्जे भी किए हुए हैं, लोगों को प्रेशराइज करके उन पे सस्ते दामों ठेके पे ली हुई हैं, दूसरा अपनी फैमिली के नाम पे। आप करोड़ों रुपया जब उनके अकाउंट में शुगर मिलों से पैसा ट्रांजैक्शन होता है, वो हमारे पास रिकॉर्ड है, और उनके फैमिली के रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो ज़मीनें ख़रीदी हुई हैं उसके स्टाम्प पेपर हमारे पास है। हमने एंटी करप्शन में भी दिया है, हमने बाकी एजेंसीज़ को भी ये रिपोर्टें दी हैं। तो कार्रवाई करना हुकूमत का काम है, और मुझे उम्मीद है चीफ मिनिस्टर साहिबा से, जिस तरह बाकी डंडा उठाया है पूरे पंजाब में हर चीज़ को ठीक करने के लिए, तो बेहतर है इस चंद काली भेड़ों के लिए पूरी पंजाब की पुलिस बदनाम ना हो। और ख़ास तौर जो CCD का एक नया इदारा बनाया है, उसमें जो इस टाइम एडिशनल IG हैं चट्ठा साहब, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे रहीम यार खान वो रह के आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी सूरत हाल बेहतर हुई थी जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे। अब भी हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की टीम का हिस्सा हैं, ताकि ये काली भेड़ों का भी सफाया हो, और वहाँ पे एक बड़ा यूनिट बनना चाहिए CCD का भी। रहीम यार खान पुलिस अभी 1.5-2 महीने से काम बेहतर कर रही है। उसके बाद जब आपके इंटरेस्ट हों पुलिस वालों के, वो नहीं चाहते कि दूसरे नए लोग यहाँ लगें, वही सालों साल लगे रहें, और वो उसी पुलिस को नाकाम कर रहे हैं। तो मैं चट्ठा साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कच्चे में अमन व अमान। और आपसे एक सवाल लास्ट मेरी बात इसी में, लास्ट इसमें कि इन्होंने 2-3 सालों से, बल्कि जब से बुज़दार की हुकूमत थी तब से ये हालात ख़राब हुए, तब से बेगुनाह लोगों को भी डाकू बनाया गया। अगर 10 डाकू थे, अब आज सैकड़ों में हो गए। उनको अगर जब बेगुनाह लोगों के ऊपर आप मर्डर की FIR डालेंगे, बेगुनाह लोगों के बच्चों को आप जो है वो टांग में गोलियां मारेंगे या उनको जान से मार देंगे और उनको उठा के डाकू बना देंगे, तो फिर इस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। तो हम चीफ मिनिस्टर साहिबा से चाहते हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो इन पुलिस वालों के खिलाफ भी, और जिनको बेगुनाह डाकू बनाया गया है उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। अगर बेगुनाह हैं तो वो उनको माफ़ी मिलनी चाहिए, और जो गुनाहगार हैं उनको भी एक रास्ता देना चाहिए कि वो इज़्ज़त वाली और जो है वो ऐसी ज़िंदगी जिएं और इस चीज़ को छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रहीम यार खान और सिंध का बॉर्डर और पंजाब का बॉर्डर इकट्ठा मिलता है, तो ये किस जुरिडिक्शन में आती है ये सारी चीज़ें? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिंध की तरफ आती है, कुछ लोग कहते हैं ये जनूबी पंजाब की तरफ आती है, तो आप क्या समझते हैं ये क्या है? जी, हालात दोनों तरफ खराब हैं। हाँ। चाहे सिंध की, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, मगर पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है, मैं ये नहीं चाहता कि वहाँ हालात बेहतर हैं। सिंध के अंदर भी, कश्मीर और घोटकी के अंदर भी सेम हालात इसी तरह के हैं, वहाँ भी इसी तरह का काम करना चाहिए। वहाँ भी जो काली भेड़ें हैं उनका भी सफाया होना चाहिए, और वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को भी काम करना चाहिए। हम एक मुल्क हैं, पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान की ये बदनामी है अगर इस तरह के हमारे यूनिफॉर्म में लोग ही मिले हुए हों और हमारे यहाँ डाकू हों, और हम बाहर क्या कहेंगे कि हम डाकू नहीं संभाल सकते मुल्क के अंदर, तो हम बाकियों से क्या लड़ेंगे? तो हमें डाकुओं पे काम करना चाहिए और बिल्कुल अमन व अमान करना चाहिए। इससे पहले रहा है अमन व अमान, हम रात को भी सफ़र करते थे, अब 5-6 बजे के बाद सफ़र नहीं करते। तो अब कुछ बेहतर हुआ है, थोड़े टाइम हुआ है,
اللہ کرے یہ CCD بھی کام کرے اور پنجاب پولیس بھی بہتر کام کرے. IG صاحب بھی اچھے انسان ہیں, محنت کر رہے ہیں, مگر IG صاحب تک رپورٹیں غلط ہیں. اب جو کرپٹ اور کرمنل لوگوں کو نکالا جا رہا ہے رحیم یار خان سے, اس کچے کے ایریا سے, اب ان کو دوبارہ اسپیشل برانچ میں لگایا جاتا ہے, دوسری جگہ لگایا جاتا ہے. یہ افسوس زدہ بات ہے. اگر وہ کرپٹ اور کرمنل لوگ ہیں, ڈاکو سے ملوث ہیں, تو وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں وہاں نہیں رہنا چاہیے, اور ان لوگوں کی کسی ریجن تک رسائی نہ ہو. وہ اتنے طاقتور ہیں, اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ وہ ریجن کے لوگوں کو بھی خرید لیتے ہیں. وہ دوسری جگہ پہ بھی پولیس والوں کو وہ اپنی انکوائریاں اپنے حق میں کروا لیتے ہیں. بے سہارا لوگ جو ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہیں وہ کورٹوں سے ریلیف لے آتے ہیں, مگر پولیس سے بالکل آپ اپنے حلقے کی آواز اٹھا رہے ہیں, اور بالکل آپ کی جو آواز ہے بالکل اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ سنی جائے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے امن میلہ کرایا, جو کہ ایک بہت ایک پازیٹیو چینج ہے. امن میلہ آپ نے اس میں کیا تھا, کون سے لوگوں نے شرکت کی, اور کیا امن میلے کا پیغام تھا؟ دیکھیں, جہاں شام کے بعد بندہ وہاں انسان نظر نہیں آتا تھا, اس جگہ پہ 1 مہینے 1.5 مہینے سے پولیس نے تھوڑا بہتر کام کیا. یہ نواز آباد پولیس اسٹیشن پہ جو ہے امپلائمنٹ آئی, پولیس بیٹھی. گورنر صاحب کا میں احسان مند ہوں کہ انہوں نے بڑا دل کیا. کچے کے اندر رات کے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب نے کچے کے اندر آ کے سٹے کیا, 2 دن وہاں رکے, اور ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور جلسہ ہوا, اور اس چیز کے وہ گواہ ہیں. انہوں نے کسی چیز کو اگلے دن ہم نے اس کچے میں ایک امن کا پیغام دینے کے لیے, وہ پنجاب حکومت کے بھی ہم احسان مند ہیں, ان کے امن و امان, ان کی بہتری کام کے لیے بھی گورنر صاحب نے اس کا افتتاح کیا. سندھ اور پنجاب کے جو بچے ہیں انہوں نے اپنا کرکٹ میچ کھیلا, اس کی افتتاح کیا, اس میں ہزاروں لوگ آئے. یہ ایک میسیج تھا ہمارا کہ ہم پرامن ہیں, اور ہم اس جگہ پہ کوئی ایسا ڈاکو راج اتنا نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بدنام کر دیا ہے, مگر بہتر کام کرنے کا اور راستہ ہے. تو اس میں ایک نیشنل لیول پہ ہم نے یہ میسیج دیا, اور گورنر صاحب اس میں جو ہے مہمان خصوصی تھے, اور لوگوں نے بڑا سراہا ہے, حکومت کو بھی سراہا ہے پنجاب کو, اور ساتھ گورنر صاحب کو بھی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے کہتے ہیں نا کہ MPA اور پنجاب اسمبلی تھے چھانگ صاحب, ممتاز علی خان صاحب چھانگ صاحب. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی جو پرسنل زمین ہے وہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے یونیورسٹی کے لیے, اور وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو یونیورسٹی کا چارٹر دے, تاکہ وہاں کے لوگوں کو, کچے کے لوگوں کو اور کچے کے ڈاکوں کے بچوں کو وہاں جو ہے وہ مفت تعلیم دے سکیں, اور وہاں جو ہے وہ ایک کلچرل چینج آ سکے. ڈاکو کا بیٹا پڑھ کر جو ہے وہ قلم پکڑے گا, نہ کہ وہ بندوق پکڑے گا. تو اٹس اے ویری گڈ میسیج اینڈ اٹس اے ویری گڈ کہتے ہیں انیشیٹو بائی دس MPA. تو ویورز چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں بیوٹی کے حوالے سے. برسات اور حبس کے موسم میں جہاں فطرتیں کہتے ہیں نا کہ نکھرتی ہیں, وہاں جلدی مسائل خصوصاً چہرے پر نکلتے جانے جاتے ہیں. کیل مہاسے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے چہرے پر اس طرح داغ و دھبے چھوڑ دیتے ہیں جس سے نمٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور لوگوں کو شدید پریشانی کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. نمی اور گرمی کا امتزاج جلد کے مسام بند کر دیتا ہے, جس سے چہرے پر دانے اور دیگر الرجی پیدا ہوتی ہے. مہنگی کریمیں یا کیمیکل بھری دواؤں کی بجائے اگر قدرتی اجزاء سے تیار کردہ گھریلو ٹوٹکوں سے فائدہ اٹھایا جائے تو نہ صرف دانے ختم ہو سکتے ہیں بلکہ جلد بھی تر و تازہ صحت مند رہتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کو ایک نہایت آسان اور 2 منٹ میں بننے والے نسخے سے آگاہ کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسا کون سا نسخہ آپ نے بنانا ہے, ایسا کون سی ریمیڈی بنانی ہے جو صرف 2 منٹ میں بنے گی, اور آپ کا چہرہ ہو جائے گا سرسبز و شاداب, اور نکھر جائیں گی آپ کی مسکراہٹ بھی. تو ہمارے ساتھ آج ہمیں بتانے کے لیے موجود ہیں جو 2 منٹ میں نسخہ بناتی ہیں. آپ نے ان کو ہمارے اسکرین پہ بھی دیکھا ہے, ڈفرینٹ ان کے چینلز میں بھی آپ ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں, لائک بھی کرتے ہیں, اور ویڈیوز بھی ان کے دیکھتے ہیں. تو میں ویلکم کرتی ہوں نیر آپا کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپا؟ الحمدللہ, بہت شکر اللہ. آپا آپ نے آج پورا اپنا نا کچن سیٹ کیا ہوا ہے. 2 منٹ کا جو کہتے ہیں نا کہ نسخہ ہے جو آپ کے چہرے کو چہچہا اٹھتا ہے, وہ کون سا ہے؟ ہاں جی, جیسے آپ نے بات کی کہ گرمیوں کے اندر آئلی سکن, اوپن پورز, ایکنی,
टैनिंग, सनबर्न, इस तरह के इश्यूज हो रहे होते हैं, तो कहीं पे जाना है तो वो टाइम भी नहीं है, तो फ़ौरन से पहले क्या करें? तो आपको जो है वो हर वक्त, जिन लोगों के स्किन के ये इशू है, आपके पास हर वक्त जो है वो घर में मुल्तानी मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी है वो एक्सेस ऑयल को जो है वो ना सिर्फ एब्जॉर्व करती है, आपके कलर को निखारती है। उसके बाद जो है वो नीम के पत्ते खुशक करके इसका जो है वो आपने पाउडर जो है वो रख लेना है। उसके बाद जो गेंदे के फूल हैं, ठीक है, गेंदे के फूल ढेरों के हिसाब से इधर उधर लगे हुए होते हैं, ड्राई करके इनका जो है वो आप पाउडर बना के रख लें। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों के साथ आप जो है वो क्विक रेमेडी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने जो है वो 1 चाय की चम्मच मुल्तानी मिट्टी की लेनी है, आधा चाय का चम्मच उसमें नीम के पत्तों का पाउडर डालना है, आधा चाय का चम्मच गेंदे के फूलों का पाउडर डालना है। गेंदे के फूलों के पाउडर की ये क्वालिटी है कि ये आपकी छाइयों को, पिगमेंटेशन को, टैनिंग को, सनबर्न को जो है वो ट्रीट भी करता है और रिमूव भी करता है, ठीक है। और ब्लैक हेड्स वगैरह अगर स्किन के अंदर डेड सेल्स बने हुए हैं, ये उसको भी रिमूव करेगा। और इसको आपने जो मिक्स करना है, आपने जो है वो नीम के पानी के अंदर जो है वो नीम के पानी के अंदर जो पत्तों से आप निकाल लेते हैं, पत्तों को थोड़ा सा पका के या ग्राइंड करके उसका पानी स्ट्रेन करके उसमें या दही के अंदर, ठीक है, दही के अंदर पेस्ट बनाया, पूरे फेस के ऊपर लगाए, 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छा सा मसाज करें और चेहरे को वॉश कर दें। आप देखें कि आपका कलर इतना ज़्यादा इसके साथ जो है वो एक तो फेयर हो जाएगा, टैनिंग को रिमूव करेगा, ब्लैक हेड वाइट हेड्स को जो रिमूव करेगा। इसके बाद मैं आपको एक सीरम बनाना बताती हूँ। ये सीरम आप घर में बना के रखें गर्मियों के अंदर, और जिन लोगों की स्किन के इस तरह के इश्यूज़ हैं, ठीक है, इस तरह से आप ये देखें, नीम के पत्ते, नीम हर जगह जो है वो लगी हुई होती है, घरों में, इधर उधर, गली किनारे पे हर जगह लगी होती है। नीम के पत्ते थोड़े से लंबूतरे होते हैं। आजकल इसका जो है ये फल भी लगा हुआ है, इस तरीके से ये इसका फल पीला पक चुका हुआ है और इसका फल भी लगा हुआ है। नीम का फल, ये जो नीम के जैसे बेर से होते हैं, ये पक के ये येलो से कलर के हुए हैं। आपने क्या करना है, आपने लेनी है ग्लिसरीन। आपने ग्लिसरीन लेके आपने इसके अंदर जो है वो नीम के इसके जो बीज हैं और इसका फ्रूट है इसके अंदर डाल देना है। ये देखें मैंने ढेर बना के रखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि इस मौसम में जब एक्नी हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए ये वाला सीरम बेहतरीन है। कोई क्रीम वगैरह आप नहीं लगा सकते, वो आपके पोर्स को क्लॉग करती है और प्लस स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। आपने ये वाला पैक लगा लिया, इसको वॉश कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाला जो सीरम हमने बनाया, इस सीरम को बनाने के लिए जो है वो आपने क्या करना है, आपने अगर 100 ml ग्लिसरीन ली है तो 50 ml इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर या रोज़ वाटर, ठीक है, वो आपने डाल देना है। थोड़े से मैंने इसमें ये देखें नीम के पत्ते डाले हुए हैं और थोड़ा सा मैंने इसका जो फ्रूट है उसको क्रश करके और इसके जो सीड्स हैं उसको पीस के वो डाला हुआ है, ठीक है। ये इतना बेहतरीन एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, आपकी एक्नी को ड्राई करने के लिए, आपकी जो गर्मी दाने हो जाते हैं उसको जो है ये ख़त्म करता है, उसको ड्राई करता है, तो ये बेहतरीन है, सीरम बन जाता है। हाँ जी। बच्चों के आप देखें कि गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा पित्त हो रही होती, गर्मी दाने होते हैं, नहलाने के बाद आप क्या करें, टॉवल ड्राई करके ये वाला जो सीरम आपने बनाया है नीम वाला, ये आप थोड़े से हाथों पे डालें और पूरी बॉडी के ऊपर लगा दें, ठीक है। ये कोई ऑयली नहीं करेगा क्योंकि ग्लिसरीन वाटर सोलबल होती है। इसको आप पूरी बॉडी के ऊपर मसाज करके तो आप 2 से 3 मिनट के बाद छोड़ दें, ये ड्राई हो जाएगी, फिर कपड़े पहना दें। आप देखेंगे कि कोई भी अगर एक्नी वगैरह, बरसात है, गर्मी दाने बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा निकलें, तो ये बेहतरीन जो है वो ऑप्शन है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखें कि माएँ क्या करती हैं कि ना टेल्कम पाउडर लगा देती हैं, प्रिकली हीट पाउडर जिसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पोर्स को क्लॉग कर देता है। वो जो है वो डॉक्टर्स भी अब मना करते हैं कि आप बिल्कुल भी जो है वो टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन अगर आप सूदिंग क्वालिटीज प्रॉपर्टीज चाह रहे हैं तो मेंथोल और कफूर की 1-1 चुटकी पंसारी की दुकान से मिल जाती है। आप क्या करें कि बच्चे हैं और इस तरह से बहुत ज़्यादा इचिंग, रैश, खारिश हो रही है, आप सिंपल रोज़ वाटर लें 100 ml, इसके अंदर 1 चुटकी कफूर की, 1 चुटकी मेंथोल की और 1 चुटकी आप फटकड़ी की डाल दें, ठीक है। ये आपका टोनर बन गया। ये आपका बेहतरीन वो वाला टोनर बनेगा जो ना सिर्फ आपकी एक्नी को ड्राई करेगा बल्कि आपको सारा दिन एक बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट इससे मिलेगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमने देखा है कि लोग जो है वो 7 क्रीमों का एक पूरा कहते ना कि पूरा अजरा डाल कर वो बनाते हैं घर में, उसमें डिफरेंट क्रीम्स होती हैं और खुद ही घोलते हैं, खुद ही लगाते हैं, कहते हैं कि हम गोरे हो रहे हैं 1 हफ्ते में। तो वो क्रीम्स जो है लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, आपके पास उसकी मुतबादिल क्या है? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये फार्मूला क्रीम
हर एक की जो केमिकल कंपोजिशन है डिफरेंट होती है, तो वो जब मिलते हैं तो वो जिन लोगों को फिर रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है। आपने देखा होगा स्किन की लेयर थिन हो जाती है, एक्नी हो जाती है, बाल जो है वो बढ़ रहे होते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि आप डिफरेंट फार्मूला क्रीम में मिक्स करें और वाइटनिंग के नाम पे आप उसको यूज़ करें। अगर आपकी जो है वो इस तरीके से प्रॉब्लम है, इशू है, आप चाह रहे हैं कि आपका कलर जो है वो फेयर हो जाए, वाइटनिंग की तरफ जाए, एक चीज़ ज़हन में रखें, जो आप कलर लेके पैदा हुए हैं आप उसी कलर टोन में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सांवले हुए हैं तो आप कहें कि आप बहुत ज़्यादा गोरे चिट्टे हो जाएं। हाँ, आपकी बॉडी का कलर फेयर और आपकी स्किन या एक्सपोज्ड एरिया अगर आपके टैन हो गए हैं तो उसको आप अपनी बॉडी के कलर के हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, और टैनिंग के लिए बताएं क्या करना, क्या करते हैं? टैनिंग के लिए जो बेहतरीन रेमेडी है खासकर इस मौसम के अंदर, ठीक है, उसके लिए सबसे बेहतरीन है आपकी हल्दी, आपका लेमन और हल्दी। ये दो इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि ये फौरन आपकी टैनिंग को रिमूव करते हैं। आपने क्या करना है, 1 कप आपने मसूर की दाल का आटा लेना है, 1 कप आपने चावलों का आटा लेना है, 1 खाने का चम्मच आपने उसके अंदर हल्दी का डालना है, 1 खाने का चम्मच आपने उसमें माल्टे के छिलके खुश्क किए हुए उसके पाउडर के वो आपने इसमें डाल देना है। 1 चाय की चम्मच आपने नौशादर की डालनी है, क्योंकि जो नौशादर है, बोरेक्स है, ये टैनिंग को रिमूव करने के लिए और स्किन को फेयर करने के लिए बेहतरीन है। ये आपका उपटन बन गया, इसको बना के आप साइड पे कर दें। जब आपने लगाना है आप 1 टेबलस्पून ये वाला पाउडर लें और दही के अंदर इसको मिक्स करें, ठीक है, क्योंकि जो दही है ये इसके अंदर नेचुरल लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड आपकी डेड स्किन को जो है वो रिमूव करने और कलर को फेयर करने के लिए बेहतरीन है। ठीक है, ये आपकी एक बहुत अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी। इस पेस्ट को आपने पूरे फेस के ऊपर, फेस को वॉश करने के बाद, और कोशिश करें नाइट में जब आपने कहीं बाहर नहीं जाना तो आप इसकी पतली सी लेयर पूरे फेस पे लगाएं, अपनी नेक पे, हाथों पे, बाजुओं पे लगाएं। इसके अंदर अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड बनते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकती हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो डीप एक्सफोलिएशन करके आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को भी रिमूव करेगा। तो इसको आप 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद आप मसाज करते हुए बेसन पे चले जाएं, मसाज करते हुए आप चेहरे को अच्छे से जो है वो वॉश कर लें। ठीक है, वॉश करने के बाद आप प्लीज़ कोई भी नाइट क्रीम मत लगाएं। मैं आपको एक बेहतरीन जो है वो सीरम बताती हूँ जो कि आपके कलर को ब्राइट करेगा, ग्लो देगा, बहुत ज़्यादा जो है वो फेयर भी करेगा। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 50 ml ले लेनी है ग्लिसरीन और 50 ml आपने ले लेना है रोज़ वाटर। ठीक है, 3 से 4 उसमें विटामिन ई के आपने कैप्सूल्स डाल देने हैं और आपने इसके अंदर हल्दी का एक्सट्रैक्ट डालना है। ठीक है, हल्दी का उसका एक्सट्रैक्ट बनाने का ये तरीका कार है कि थोड़ी सी पहले आप ग्लिसरीन ले, उसके अंदर हल्दी को डाल के थोड़े से गर्म पानी के अंदर उस कंटेनर को आप रख दें, शीशे के कंटेनर को। ठीक है, तो उसको आप 2 दिन के लिए छोड़ेंगे तो उसके ऊपर जो सारा उसका एक्सट्रैक्ट आ जाएगा आपने वो डालना है। आपने जो नीचे हल्दी बैठ गई आपने वो नहीं डालनी, नहीं तो वो ये होता है कंटेमिनेशन हो जाती है, फंगस आती है, स्मेल आती है। तो जब आप उसका एक्सट्रैक्ट हल्दी का डाल देंगे तो ये आपका वो वाइटनिंग सीरम रेडी होगा कि जो आपका 6 महीने साल भी खराब नहीं होगा। अच्छा, तो आप नाइट में फेस को वॉश करके आप जो है ये वाला सीरम अपने आई जोन पे, अपने फेस पे लगाएं। ये ना सिर्फ आपके कलर को फेयर करेगा बल्कि क्योंकि इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स भी हमने डाले हैं, ये आपकी रिंकल्स को भी रिमूव करेगा, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो देगा। तो ये वाला जो सीरम है ये बेहतर। अच्छा, आप आजकल दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं, ठीक है, और डॉक्टर्स भी आजकल आपको कहते हैं कि आप खून साफ करने वाली दवाइयां पिए जिससे और दाने निकले, खत्म हो जाएं। जी बिल्कुल। तो दाने ये इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए? हाँ जी, खून को साफ करने के लिए जो बेहतरीन चीज़ है जिन लोगों के बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, एक है बाउची या बापची के नाम से पंसारी की दुकान से आपको बीज मिलेंगे। वो बीज जैसे काली मिर्च होती है उस तरह से होते हैं। 8 या 10 दाने आप रात को जो है वो एक कच्चे प्याले में भिगो दें और सुबह में उसका पानी जो है वो 10 से 15 दिन पिएं। इससे आपका खून साफ होगा। ये नहीं अगर पी सकते क्योंकि ये कड़वा होता है, तो एक अच्छा सोल्यूशन भी है उसका कि आप 5 से 6 दाने इमली के, 4 से 5 दाने आलू बुखारे के, 4 से 5 दाने उन्नाब के, जो शांदे के अंदर डलते बेर से होते हैं, ये आप रात को जो है वो पानी के अंदर भिगो दें गिलास में। सुबह उठ के आप आलू बुखारे को, इमली को और इन सब चीज़ों को कुचल के ब्लेंड करके इसको स्टेन कर लें। इसमें 1 चुटकी आप नमक और 1 चुटकी काली मिर्च, ये अगर आप 15 से 20 दिन या 1 महीना पी लेते हैं, जिनकी एक्नी किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही,
मैदे में गर्मी की वजह से, एसिडिटी की वजह से एक्नी है बहुत ज़्यादा, तो इसके साथ जो है ना वो सारे मसले खत्म हो जाएंगे। एक्नी भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नैयर आपा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि 2 मिनट में आपने अपने स्किन को रिफ्रेश कैसे बनाना है, ग्लो कैसे देना है और खूबसूरत कैसे नजर आना है। तो आपने 2 मिनट का जो रेमेडी है वो ज़रूर इस्तेमाल करनी है और आपने अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर देना है। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट के मैदानों से बिल्कुल अच्छी खबरें नहीं आ रही। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो क्रिकेट टीम के लिए एक और मायूस कुन जो है वो शाम है, जब मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश ने दूसरे T20 मैच में 8 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में फैसला कुन कितना कि बर्तरी हासिल कर ली। और ये 0-2 का जो बर्तरी है ये पाकिस्तान को किसी कहते के कटहरे में खड़ा कर दिया है। और बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 133 रन बनाए, जहां डॉक्टर के जाकिर अली की निफ्ट सेंचुरी और मेहदी हसन के 33 रन अहम साबित हुए। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग में किसी हद तक तवाज़ुन नजर आया। सलमान मिर्जा, अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल ने 2-2 विकेटें हासिल की, लेकिन असल बहरान पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो कि कहीं नजर नहीं आई। और पूरी बैटिंग लाइन जो है वो बिल्कुल ऑफ दिखाई गई, जहां एक मरतबा फिर तजर्बा और मुजाहमत का फुकदान दिखाई दिया। फहीम अशरफ ने तनहा लड़ते हुए कहते ना कि 51 रन्स जो हैं उसकी जारहाना इनिंग्स खेली, लेकिन कोई दूसरे बल्लेबाज जो है विकेट पर जमकर खेल ना सका और साथ ना दे सका। और पाकिस्तान की पूरी टीम आखिरी ओवर में 125 रन्स पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के बॉलर्स की अगर बात करें तो एक बार फिर कमाल कारकर्दगी दिखाई। शरीफुल इस्लाम ने 3 और मेहदी हसन ने 2 विकेटें हासिल की। यकीनन ये शिकस्त पाकिस्तान के लिए एक संगीन और सवालिया निशान बनकर उभरी है, खास तौर पर अगर आलमी कप की तैयारियों के तनाजुर में देखा जाए तो बैटिंग में गैर यकीनी और बॉलिंग में ना तजुर्बाकारी और कहते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन का तजुर्बाती अंदाज जो है सब कुछ शायकीन को परेशान कर रहा है। और सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश की टीम इस वक्त बेहतर जो है वो पाकिस्तान से परफॉर्म कर रही है और पाकिस्तान वाकई कमज़ोर दिखाई दे चुका है, और ना सिर्फ कमज़ोर है और बाकी कमज़ोर बन चुका है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बिल्कुल अपसेट हो गई है और कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अपसेटिंग बात है कि कोई जो है टॉप ऑर्डर जो है वो खेल नहीं सका, टॉप अच्छा स्कोर बन नहीं सका। और अगर हम सिर्फ बात करें तो तनहा फहीम अशरफ जो है, जो कि पाकिस्तानी ऑलराउंडर हैं, उन्होंने बेहतर मुजाहरा किया है। मुसलसल नाकामी का शिकार क्यों हो रही है और क्या ये जो स्क्वाड है ये वर्ल्ड क्लास स्क्वाड बन पाएगा और ये मैच विनर क्यों नहीं है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हुई है, इतनी चेंजेस हुई हैं। तो बिल्कुल अगर थोड़ी सी पिच की बात करें तो पिच बेहतर कहते हैं कि नज़र नहीं आ रही थी, पिच थोड़ा सा रीड करना डिफ़िकल्ट थी। मगर क्या पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट बॉलर्स जो हैं या स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, क्या वो पिच पर जमकर क्यों नहीं खेल सके? क्या फुकदान है, कहाँ जो है फ्लॉज नज़र आ रहे हैं? फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण तो है, मगर या सिर्फ ये वक्ती फॉर्म है या वाकई कप्तान जो है आगा सलमान बतौर जो लीडर सलाहियतें हैं उनकी शामिल हो सकती हैं, क्या वो तसल्ली बख्श हैं? इन सब सवाल के जवाब देना बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि बहुत अनसर्टन पोजीशन है। पाकिस्तान जो है मुसलसल कहते ना कि हार रहा है और मुसलसल शिकस्त के बाद भी सिलेक्शन कमेटी पर और कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दबाव भी, एक सवालिया निशान भी है। क्या सिलेक्शन कमेटी ये सिलेक्शन करने के लिए इतना काफ़ी नहीं था कि जो खिलाड़ी भेजे वो प्रॉपर तरीके से इक्विप्ड नहीं थे? और क्या जो कोचिंग स्टाफ है वो अपनी प्रॉपर तरीके से कोचिंग नहीं निभा रहा? कोचिंग की जो सलाहियतें हैं, वो कारकर्दगी जो है वो अगर हम बात करें वो पूरी उभर कर सामने नहीं आ रही। तो मौजूदा तजुर्बाती कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए मौजू है टीम में फ़खर जमान, हारिस और साइम अयूब जैसे जो जारा मिजाज ओपनर्स के बावजूद कारकर्दगी क्यों नहीं बेहतर है। और पहले जो देखा गया है डोमेस्टिक के अंदर हमेशा से ही बात की जा रही है कि डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग करेंगे
तो ही बेहतर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को सीनियर खिलाड़ियों जैसे बाबर, रिजवान, शादाब को फौरी वापस बुलाना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बड़े बड़े खिलाड़ियों का निकलना भी हमारे लिए क्या मौजू रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्रिकेट की सूरत हाल से हमने तो आपको आगाह किया है, मगर आप लोग हमारे कंटेंट की सूरत हाल पे हमें आगाह करें और बताएं कि आप लोगों का जो फीडबैक है हमारे लिए कितना ज़रूरी है और आप लोग किस किस कंटेंट पे मज़ीद इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, उससे भी हमें आगाह करें। और अपनी होस्ट को इजाज़त दें। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।